नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मेरे साथ न्यूज रूम में देव प्रकाश सिंह साहब हैं, पटना हाईकोर्ट के एडवोकेट हैं और इनसे आज हम बात करेंगे बिहार में शराबबंदी के बारे में। देव प्रकाश सिंह साहब, अब नीतीश कुमार की सरकार लगातार छूट दे रही है, कई मामलों में सहूलियत दे रही है और अब तो देखिए मेरे पास आदेश है मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग का। एक जो समस्या थी कि गाड़ी में शराब पकड़ी गई और जैसे ही गाड़ी में शराब पकड़ी गई, चालक खलासी गिरफ्तार तो होता ही था, साथ में गाड़ी के मालिक के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज हो जाता था। लेकिन मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग कह रहा है कि नहीं, मालिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने में थोड़ी सी सावधानी बरतिए। मुझे लगता है कि अभी और ढील की जरूरत है। मैं ऐसे दृश्य भी देखता हूँ, हर थाने के बाहर देखता हूँ कि सैकड़ों गाड़ियाँ पड़ी है, बिल्कुल अब खत्म हो चुकी है, अस्थि पंजर ही बचा है। तो सरकार ने कहा कि जब आप गाड़ी जब्त कर रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखिए कि जिस गाड़ी को जब्त किया जा रहा है उसका जो वास्तविक मालिक है, क्या उसने गाड़ी किसी दूसरे को बेच दिया था और गाड़ी जिसे बेचा गया उसके नाम ट्रांसफर नहीं हुआ है। तो ऐसी सूरत में क्या आप पहले मालिक के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर रहे हैं। और दूसरा जो कहा गया कि यह भी देखिए कि ऐसा तो नहीं कि आपने जिस गाड़ी को जब्त किया है वह गाड़ी पहले चोरी जा चुकी है, लेकिन आप एफआईआर दर्ज कर दे रहे हैं मालिक के खिलाफ। तो देव प्रकाश सिंह साहब, इसे सहूलियत कितनी मिली और कितने और की जरूरत है? देखिए, ये जो आपने कहा कि ढील देती चली जा रही है बिहार सरकार जी मैं इस बात से पूर्णतः सहमत नहीं हूँ जी। ये कानून जिस ढंग से बना है ना, अगर लीगल भाषा में कहा जाए इसे कहते हैं कैप्रिसियस लॉ या लॉ ऑफ व्हिम्स, जिसको कहते हैं व्हिम के ऊपर लॉ बना है। इसकी विसंगतियों को किस्तों में दूर की जा रही है। इसमें बहुत सारी विसंगति है। जब बहुत सारी बातें होती है और बात ऊपर तक पहुंचती है तो लगता है कि इसको थोड़ा ढील दे, इसको यहाँ रिलैक्स करते हैं। इसमें कई एक बातें जो हम लोग कानून के विद्यार्थियों के बड़े समझ में आती है बात कि जो घटनाएं हम लोग के पास लोग केस लेकर के आते हैं, जैसे कि घटना मैंने बताया था कि अब गाड़ी वाले गाड़ी बेच दिया कभी, गाड़ी ट्रांसफर कराना किसका काम है? सेलर का काम है कि बायर का काम है? आप जब कोई गाड़ी बेचते हैं, बायर का काम जी। हमने तो गाड़ी बेच दी, हमने जो रिलेवेंट फॉर्म साइन कर दिया, अब हम तो ट्रांसफर करने नहीं जा रहे हैं जी। अगला ट्रांसफर नहीं कराया, कोई आदमी उसके पीछे पड़ा, मोटरसाइकिल हो गाड़ी हो, कोई अब कुछ लोग देखने लगे हैं, कोई इसके पीछे नहीं पड़ा, तो पेमेंट लिया, उस फॉर्म पर साइन किया और दे दिया ट्रांसफर को इजी करने के लिए। अगले ने ट्रांसफर नहीं कराया। अब जब गाड़ी कहीं यूज हो गया, कहीं उस पर कुछ दारू का बोतल मिल गया, एफआईआर हो गया गाड़ी के मालिक पर। गाड़ी के मालिक में महिलाएं हैं बहुत जगह। आप पटना हाईकोर्ट जाएंगे तो बहुत सारी बूढ़ी महिलाओं का नाम है। ये महिलाएं हैं जो कहीं नौकरी करती हैं, पटना में रहती भी नहीं हैं, उनके नाम पर गाड़ी है, तो उनके ऊपर केस हो गया। वो एंटीसिपेटरी बेल के लिए घूम रहे हैं। मतलब आप कहना ये चाह रहे हैं कि बिहार में ये हो रहा है कि गाड़ी के मालिक या मालकिन गाड़ी में मौजूद नाम नहीं पर है। गाड़ी है, गाड़ी बिक गई जी। तो अभी इसमें जो आप नोटिफिकेशन की बात कर रहे हैं, जो 24 मार्च को आया है, 24 अप्रैल को 24 अप्रैल को जो आया है, उसमें इन्होंने कहा कि थाना में एफआईआर करने से पहले इस बात को सुनिश्चित कर लें कि वो जिस गाड़ी में पकड़ाया गया वो गाड़ी का मालिक उसमें था क्या जी। और गाड़ी का मालिक अगर नहीं था तो गाड़ी तो सीज होगी ही, लेकिन गाड़ी के मालिक का नाम एफआईआर में नहीं होगा, उसको बिल लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मात्र इतनी ही सहूलियत दी गई है, लेकिन गाड़ी सीज हो जाएगी। कई एक जगह होता है कि शादियों में आप गए, आप अपनी गाड़ी लेके गए, किसी ने कहा जैसा चाबी देखिए कुछ सामान लाना है, आप चाबी दे देते हैं। अपने घर परिवार में कहीं शादी में गए तो नहीं देंगे, तो कैसा आदमी है, टाइम शादियों में गाड़ी नहीं देता है अपना, और दे दिया, उसमें कोई लड़का कुछ रख लिया, अब गाड़ी पकड़ा गई, उस पर उसके ऊपर भी केस हो गया। अब केस हो गया उसके ऊपर तो घूम रहा है। तो इस कानून में विसंगति बहुत है। नहीं, मैं कहना चाहता हूँ कि जो सरकार ने छूट दी है, जो कागज मेरे पास आदेश है, यह छूट सिर्फ 2 मामलों में है। एक मामलों में है और बेची गई गाड़ी क्या, अगर मान लीजिए मालिक है, नाम गाड़ी में है, गाड़ी अगर चोरी हो गई तो एफआईआर हुआ है तो, या गाड़ी आपने बेच दी है तो, या गाड़ी पर आप स्वयं सवार नहीं थे, गाड़ी किसी और लेके जा रहा था और आप वहाँ पर नहीं थे, कोनाई में कहीं नहीं थे, तो इसी हालत में कहा कि छानबीन करके ही गाड़ी वाले का नहीं, ये नहीं कहा गया कि यदि गाड़ी में आप मौजूद नहीं थे, गाड़ी कोई दूसरा लेकर जा रहा है। मैं वही सवाल आपसे पूछना चाहता था कि हो ऐसा रहा था, और शिकायतें आज भी हैं, गाड़ी हमारी है, आपकी है, लेकर कोई तीसरा गया, गाड़ी में उसने शराब रख लिया, गाड़ी जब्त हो गई, मुकदमा
हम पर भी हो गया, आप पर भी हो गया। इस विसंगति के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं और ऐसे मामले किस तरीके से? देखिए, गाड़ी अगर यूज में उसमें नहीं है, चाहे ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुआ है या पहले से कोई FIR हो गया है, या गाड़ी वाला शहर के बाहर रहता, बहुत लोग पटना में गाड़ी रखे हुए अपने रहते हैं दूसरे शहर में, किसी ने एब्सेंस में गाड़ी यूज कर ली, वैसे केसेज में भी कहीं न कहीं इंटेंट ऑफ लॉ इसमें कहता है उनको इम्प्लीकेट आप न करिए, उनका गाड़ी भले सीज हो जाएगा। गाड़ी सीज करने में कितने पैसे लगते हैं मालूम है ना? प्रीमियम इंश्योरेंस वैल्यू का 50%। जी, इंश्योरेंस वैल्यू अगर 10 लाख रुपया है तो 5 लाख रुपए, तो 5 लाख रुपए जमा करेंगे DM साहब के यहाँ, वो रूल 12A में वो जमा करेंगे, गाड़ी रिलीज हो जाएगी। जबकि उस 2-3 बातें कहा गया था उसमें कि आप यह देखिए कि उसकी जो जिसकी गाड़ी है उसकी इकोनॉमिक स्थिति क्या है, उसका उसमें इन्वॉल्वमेंट क्राइम में है कि नहीं, और उसमें जो जब्ती हुई वो कितनी जब्ती हुई, 2-3 बातें देखनी है। लेकिन हो क्या रहा है, ADM साहब लोगों को चार्ज मिला हुआ है, वो केवल एक लाइन देखते हैं कि जबकि रिकवरी कितनी हुई है, मिनिमम 1 लाख का फाइन है, 1 लाख 2 लाख 3 लाख, और बाकी जो प्रीमियम वैल्यू उसके हिसाब से कर दे रहे हैं। नहीं, आप ये बताइए, जब ऐसी सूरत में जब गाड़ियां जब्त हो जाती है तो उसे छुड़ाया कैसे जाएगा? ये तो बहुत ही, वो पैसा जमा करने के बाद ही छुड़ा सकते हैं, तभी छुड़ा सकते हैं, और नहीं तो फिर पैसा अगर फाइन अगर हो गया उसमें लिखवा लेते हैं मैं इसके बाद किसी के, यह भी अगेंस्ट दी फंडामेंटल राइट ऑफ लॉ है। उसमें नीचे फॉर्म 4 जो है, मैं मेरे पास अभी है, वो दिखा दूंगा, उसमें लिखा हुआ है कि मैं जो भी दंड राशि जमा कर रहा हूँ इसके बाद मैं किसी कोर्ट में नहीं जाऊँगा। नहीं, मैं तो गाड़ी में था ही नहीं, मेरी गाड़ी में चालक था, गाड़ी जब्त हो गई, शराब पकड़ा गया, इसके लिए दंड मुझे भुगतना पड़ेगा। दंड भुगतना, आर्थिक दंड भुगतना पड़ेगा, भले आपने खता की हो चाहे ना की। जी। अच्छा, दूसरी बात जो महत्वपूर्ण है इस आदेश में, यह आदेश जो है वह मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग, एक नोट सर्कुलर है ये। हाँ, ये सर्कुलर है, बिहार पुलिस का नहीं है। नहीं, हाँ, तो अभी थानों को नहीं कहा गया है, नहीं तो एक सर्कुलेट कर दिया है, किया है। चलिए ठीक है, ये उत्पाद के थानाध्यक्षों को कहा गया है। मैं दूसरी बात मकानों के मामले में आपसे बात करना चाहता हूं, क्योंकि मकानों के मामले में ना अभी कोई रियायत दी गई ना ढील दी गई है। मकान किराए पर लगा है, मकान में कोई और रह रहा है। मकान तो गाड़ी वाले में अजीबोगरीब घटना मेरे पास एक केस आया था, आप सुनेंगे तो आज ये बातों को थोड़ा इनको जानना चाहिए कि एक लड़का बॉम्बे रहता है, वो नालंदा किसी गाँव का रहने वाला है, उसके घर में बहन की शादी थी, तो बहन की शादी में कुछ कुलगुरु का कुछ होता है ना फेस्टिवल, कुछ पूजा वूजा करने आता है, तो गांव में आया था कि उस पूजा कर कुल देवता का। जब गांव में आया कुल देवता का पूजा करने के लिए, तो गांव में मोटरसाइकिल से कुछ सामान लाने के लिए जा रहा था। अब गांव का था तो गांव में पहले कोई मित्र भी कोई उसके होंगे, तो वो लड़का जो बगल से जा रहा था उसके मोटरसाइकिल पर सामान कुछ बोड़ा में झोला में कुछ सामान रखा हुआ था। अब बताइए, हम ही आप कभी गाँव जाएँ, घर जाए, गाड़ी से चल रहे हैं और बगल में कोई हमारा पुराना मित्र मिल जाए, तो उसके झोला में बैग में क्या रखा हुआ है चेक करके आप बात करते हैं उससे? नहीं। तो आप जाके दोनों बात किए जा रहे थे, पुलिस इंस्पेक्टर साहब ने पकड़ के दोनों लड़का साथ में, कोई कंपनी, वो बॉम्बे से आए, वो भी अपराधी है, दोनों पकड़ के अंदर उसका बिल मैंने कराया। चलिए, ये तो बेल की बात हो गई, की घटनाएं और गाड़ी की बात हो गई। मकान के मामले में बताइए। मकान के मामले में एक घटना में बताता हूँ कि न्यू पाटलिपुत्रा कॉलोनी में एक आदमी का मकान है, बूढ़ी लेडी है, पति का देहांत हो गया है, पेंशन पर जीवन यापन करती हैं, गुवाहाटी में रहती हैं, 15-20 हजार रेंट यहाँ आता है। मकान मालिक जिसको उन्होंने किराया दिया वो भी नहीं था, वो भी कहीं बाहर गया हुआ था। उसने अपने किसी भगना को कहा कि 2-4 दिन बाहर में हैं, तुम जरा साफ सफाई देख लेना। उस भगना किसी आदमी को बुला के बैठे, दारू पीने लगा बैठकर। अब पीने लगा वहां पर, तो उसके फिर उनका फ्लैट सीज कर दिया। अच्छा, फ्लैट सीज कर दिया तो उसमें पेनाल्टी लग गई। पेनाल्टी लग गई 4-5 लाख, जितना उनको रेंट नहीं मिला जाता उनको पेनाल्टी लग गई। अब ऐसे केसेज में वो हाईकोर्ट में भी रेज किया गया था, ठीक है, माफ किया गया है उनके फाइन को। लेकिन मैं कहता हूँ ऐसे कानून में इस ढंग की बातें, मकसद क्या है? प्रोहिबिशन, मद निषेध ही ना मकसद है, कि मकसद इस ढंग के कानून को लाना मकसद है। मुझे तो वो दिन भी याद है जब जीपीओ में बैठकर लोग शराब पी रहे थे, तो क्या जीपीओ को जब्त कर लिया? बहुत सरकार में कहा गया कोर्ट ने कि आप रेलगाड़ी जब्त कर लेंगे, हवाई जहाज जब्त कर लेंगे जी, पब्लिक प्लेस को जहाँ पे वहाँ जब्त कर लेंगे। ये हम लोग जो कानून में पढ़े हैं, कानून में अपराध का 2 थ्योरी फंडामेंटल है जी। अगर वो दोनों थ्योरी अगर नहीं है तो अपराध नहीं है। एक है मेंस रिया, दूसरा है एक्टस रियस। अपराध उसने किया है क्या? अपराध उसके माइंड में कहीं आया है? अपराध करने का इंटेंट है उसका? नहीं। मकान क्या अपराध करता है? मकान अपराध कर सकता है क्या? कभी सुना है? कभी आप सुने कहीं मर्डर हो गया तो घर उस जगह सीज हो गई? ऐसा एक आप सबसे जो जघन्य अपराध है मर्डर है, जिसमें कि आजीवन कारावास है। कभी आपने सुना है कि जिस जगह पर मर्डर हुआ वो जगह सीज हो गई? ऐसा कभी कहीं नहीं होता है।
चूंकि निर्जीव वस्तु अपराध नहीं कर सकता, अपराध करेगा सजीव व्यक्ति, और क्रिमिनल केस उसी पर चलेगा जो ऑफेंडर है, जो परपिट्रेटर है, उसके ऊपर चलेगा। तो आपको लगता है कि सरकार को इस मामले में भी सोचना चाहिए? अब सरकार को, कोर्ट को भी सोचना चाहिए। इस कानून में विसंगति है हमारे हिसाब से, इस विसंगति को दूर करना चाहिए। मद्य निषेध से हम लोगों को कोई गुरेज नहीं, मद्य निषेध हो अच्छी बात है, समाज में थोड़ा उससे विकास भी आएगा, शांति, घरों में थोड़ा सा आसान। लेकिन मद्य निषेध के पीछे जो इतने लोग जो पड़े हुए हैं, जेल के अंदर पड़े हुए हैं और परेशान हैं, छोटे आदमी, बड़े आदमी, बेमतलब के भी, कई एक लोग बेमतलब के फंस गए हैं, जिनको कहीं कोई वास्ता नहीं है, फंसे हुए हैं, दौड़ रहे हैं वकीलों के पीछे, थाना के तो आपने समझा। देखिए, इसको खत्म करते हैं कि किस तरीके से सरकार ने गाड़ियों के मामले में एक नया नियम लाया कि मालिकों को परेशान मत कीजिए यदि वे मौजूद नहीं है, और विसंगतियों को दूर करने की जरूरत है। लेकिन मकानों को लेकर अब भी विसंगति है, जिसको देव प्रकाश सिंह साहब ने ध्यान दिलाया है। आगे भी हम चर्चा करते रहेंगे। आप देखते रहिए लाइव सिटीज़ को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सिटीज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देखें तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।